अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, अगर हम देखें यहाँ पर तो ये रशिया का यहाँ पर बॉर्डर लगा हुआ है टू नेटो मेंबर्स से। और यहाँ पर ये हमारे साथ आता है यूक्रेन। दोस्तों, अगर यहाँ पर हम देखें ये यूक्रेन की वो जगह है, यहाँ पर ये क्रीमिया है। और ये हमारे पास दूसरी जो रशिया ने 2023 में ऑक्युपाई किया हुआ है। अब इसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक रीजंस है दोस्तों, मैं आप लोगों को वो बताना चाहता हूँ। ये रशिया जो है दोस्तों, ये यूएस के लिए हमेशा राइवल रह चुके हैं। और अब ये मसला है दोस्तों कि ये जो यूक्रेन है उसका जो इंटेंशन है वो वेस्टर्न टाइज की तरफ ज़्यादा है। तो इसके बाद हमारे पास आता है रशिया की प्रॉब्लम। रशिया के मेन प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, अगर ये रशिया पहले जो यूएसएसआर था दोस्तों, सोवियत यूनियन, तो इस वक्त वेस्ट ने एक दो तीन मेरे ख्याल से ट्रीटीज़ बनाई हुई थी, सिटो, सेंटो और नाटो। तो सिटो जो है दोस्तों, यहाँ से रशिया को उन्होंने मतलब इंगेज किया, सिटो ने यहाँ से इंगेज किया और नेटो ने मेरे ख्याल से यहाँ से इंगेज किया दोस्तों। तो तीनों तरफ से रशिया जो है दोस्तों ये मतलब इंगेज रह चुकी। और अपने जो उनका पहले का ये प्लान था वर्ल्ड वार 2 के अराउंड, कि ये यहाँ तक इस तरफ उनका अपना मतलब ये ब्राड जाती थी और यहाँ पर ममालिक जो है वो कब्ज़ा करती थी दोस्तों। तो फिर हुआ यूँ दोस्तों कि वेस्ट ने प्लान बनाया सिटो, सेंटो और नेटो। तो रशिया इन ममालिक ने इंगेज किया और रशिया का ये जो मतलब उसका अपना एक यूनियन बनता जा रहा था वो स्टॉप हो गया। और 20th सेंचुरी के एंड पर सोवियत यूनियन टूट गया और सिर्फ रशिया ही अपना आप बरकरार रह सकी। तो इसके बाद ये चाहती है दोस्तों कि जब रशिया टूट गया सोवियत यूनियन, तो फिर सिटो और सेंटो का तो कोई जवाज़ पैदा नहीं हुई यहाँ से और यहाँ से। तो फिर इन लोगों ने ये सिटो और सेंटो ख़त्म किया और इसके बाद उन लोगों ने क्या किया कि नेटो सिर्फ छोड़ दी। नेटो इस वक्त मेरे ख्याल से 31 मेंबर्स है और रशिया का सबसे स्ट्रेटिजिक जगह ये है दोस्तों। सर्दियों में रशिया के मुख्तलिफ यहाँ पर जो लेक्स और सीज़ वगैरह है वो मतलब ये जो है ये फ्रीज़ हो जाते हैं। तो फिर उसका ट्रेड और नेवल एक्सरसाइज वगैरह जो होती है वो यहाँ पर डिपेंडेंट होता है। और यहाँ पर रशिया के सबसे ज़्यादा उन्होंने अपना मतलब तैनाती की हुई है। तो अब यहाँ पर हम आते हैं दोस्तों कि देखते हैं कि नेटो का और यूक्रेन का और रशिया के दरमियान चलता क्या है। तो नेटो का 14-15 आर्टिकल्स है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 5 रशिया के लिए ख़तरा है। वो आर्टिकल 5 ये कहते हैं दोस्तों कि अगर हमारा मेंबर कंट्री पर कोई नॉन मेंबर स्टेट अटैक करे तो हम 31 मेंबर्स जो है उस नॉन मेंबर को फाइट करेंगे और इसको भगाएंगे। तो ये मसला है कि जो यूक्रेन है दोस्तों, यूक्रेन का ये यूक्रेन, तो उसका मसला ये है कि ये चाहती है कि मैं नेटो में शामिल हूँ। तो फिर ये रशिया के लिए मसला है और पहले से भी रशिया का सबसे स्ट्रेटिजिक जगह ये है। तो इसके करीब जो ये दो मेंबर है फिनलैंड और स्वीडन, ये दोनों नेटो में शामिल हो गए हैं। रशिया के लिए यहाँ से तो सर का दर्द बन चुका है। अब यहाँ से ये बनना नहीं चाहता है कि हमारे लिए सर दर्द बने, क्योंकि यूक्रेन और जो रशिया है दोनों तो ये एक दूसरे पर तकरीबन डिपेंडेंट है, क्योंकि रशिया का जो गैस है वो यूक्रेन के ज़रिए वेस्ट में जाता है। और ये भी गैस का सबसे मतलब बड़ी रिसोर्सेज जो रशिया के पास होती है। तो अगर वो नहीं बेच सकी तो फिर क्या करेगा। तो अब से ये है कि यहाँ से तो रशिया को ब्लॉक किया हुआ है नेटो ने। और अगर यहाँ से भी ब्लॉक करे यूक्रेन से तो फिर रशिया यहाँ पर क्या करेगा, चाइना और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और पाकिस्तान, इंडिया और ईरान के साथ, क्योंकि ये तो दुनिया का अदब ही नहीं है। तो इस सिलसिले में ये रशिया के लिए एक ख़तरा नेटो में शामिल होने का है कि फिर यहाँ पर ख़ुसूसन नेटो और फिर यूएस का यहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ता जाएगा, रशिया यहाँ से ब्लॉक होगा। दूसरी मेन रीज़न ये है दोस्तों कि रशिया में ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है पिछले 20 साल से, यानी प्यूटन का गवर्नमेंट है। और अगर ये हो जाए
کہ جو یوکرین چاہتی ہے ماڈرن ڈیموکریسی ویسٹرن انداز پہ. تو یہ پھر اگر یہاں پر ڈیموکریسی آئے نا اور یہاں پر رشیا میں آٹوکریٹک گورنمنٹ ہے تو یہ ناممکن ہے کہ پھر یہاں کے پبلک ڈیمانڈ نہیں کرے گی ڈیموکریسی کی، کیونکہ ڈیموکریسی سب سے خوش سسٹم ہے گورنمنٹ کا. تو یہ مسئلہ ہے رشیا کے لیے بھی، پیوٹن اس کے پیچھے یہ بھی مسئلہ ہے. دوسرا یا تیسرا ریزن یہ بھی ہے کہ پیوٹن چاہتا ہے کہ اپنا انفلوئنس اپنا پرانے USSR اسٹیٹس پر بڑھائے، مگر یہ بھی ناممکن ہی نظر آتا ہے. بعض اوپینین یہ کہتا ہے کہ یہ World War III کے طرف مطلب اقدام ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ رشیا کو اس بات کو انگیج کرنے کے لیے کیا ہے کہ رشیا یہاں پر انگیج ہو اور جو ایشیا ہے یہاں پر مہنگائی وغیرہ ہو اور یہاں پر چائنا کا بھی انفلوئنس کم ہو، پھر رشیا کا بھی اور US اپنے ہی آپ ترقی کرتا رہے. مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا ہوا ہے کہ 50-60 اور اس سے لے کر 80 سال تک اگر کوئی ملک کا یا کنٹری کا انفلوئنس رہے تو پھر یہ ٹوٹنا پڑے گا، کیونکہ اتنا ہی رہ ہی نہیں سکتا. تو یہی مسئلہ ہے اس کے پیچھے. اور ہم آپ کو بتائیں کہ US جو ہے اگر وہ میڈیٹر کا رول پلے کرے تو یہ اچھا ہوتا ہے، مگر US نے پلے نہیں کیا. US کیا کہتی ہے کہ انہوں نے $50 بلین کا یوکرین کو اسسٹنٹ دیا ہوا ہے. اب سوچے $50 بلین تقریباً کیا بتاؤں میں آپ لوگوں کو کہ یہ بہت زیادہ رقم ہے. اور اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں اس میں انکلوڈ ہے جدید ویپنز، ریڈار سسٹم، میزائل سسٹم اور ہیلی کاپٹرز وغیرہ، یہ اس میں ٹینکس یہ اس میں شامل ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اندر جو نیٹو کا الائز ہے ان لوگوں نے بھی اسی طرح کا یوکرین کو مدد کیا ہوا ہے. اب یوکرین کا جو مسئلہ ہے تو وہ اگر نیٹو میں ہے بھی نہیں ابھی تک، مگر شامل ہونا چاہا تو وہاں سے اتنا اس کا اسسٹنٹ آتا ہے. اگر یہ شامل ہو جائے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر کتنا ان کو مطلب وہاں سے مدد آئے گی. یہاں پر فورسز تعینات ہوگی US کا، اور رشیا تو مستقل اس طرف سے مطلب بند ہوگا. تو رشیا یہاں سے جب بند ہوگا تو بلاک ہوگا، میرے مطلب بند کا مطلب یہ بلاک ہوگا، تو پھر یہ رشیا کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے. اب یہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر رشیا کو کوئی میڈیٹر ملے اور ان دونوں کے درمیان پیس پیکٹ سائن کرے، مگر کوئی ہے نہیں ابھی تک، اور جینوسائڈ جاری ہے. تو یہ دوستو شارٹ سا میں نے ایک ویڈیو بنائی آپ لوگوں کے لیے. اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو تو یہ میرا پہلے ویڈیو ہے، آپ سجیشن دے سکتے ہیں، تو میں آپ لوگوں کے مشکور و ممنون رہوں گا.